अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लाइट में से जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, प्लेन मिरर्स तक हमने पढ़ा था। आज हम टॉपिक पढ़ लेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो हमने इससे पहले जो प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ये कहा कि अगर ये प्लेन मिरर है, इस पर अगर लाइट रेज पैरेलल आ जाएंगी तो वो वापस जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, दे विल बी आल्सो पैरेलल। तो इस तरह से हम ये यहां समझ सकते हैं कि प्लेन मिरर से हम लाइट रेज को इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीट नहीं कर सकते हैं, या वी कैन से वी कैन नॉट गेट द रियल पॉइंट्स। तो अब एक ऐसा सोच हम खड़ा करते हैं कि कैसे इन पैरेलल लाइट रेज को या तो एक दूसरे के करीब लाया जाए या तो एक दूसरे से दूर किया जाए, जिसको हम कहते हैं कन्वर्ज कर सकते हैं या डाइवर्ज कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने के लिए हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले समझ लेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है, तो ये हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास है, इससे हम एक सरफेस काट लेंगे। तो वो सरफेस जो इससे हमने काटी, उसको एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और एक तरफ से उसको पेंट कर लेंगे। वो जो मिरर जो इस हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास से हमने काटा, फिर एक तरफ से पेंट किया, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग रखा, तो वो मिरर जो बन जाएगा, दैट विल बिकम द स्फेरिकल मिरर। तो अगर ये बोर्ड पे मैं आपको इसकी डायग्राम सिखाऊंगा ऐसे कि अगर ये कंसिडर कर लेंगे हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास। तो अब इस हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास से हमने क्या कहा, हमने ऐसी एक सरफेस काटी। तो जो इससे हमें सरफेस हासिल हो गई, दैट इज लाइक दिस। तो ड्रा करते हैं हम इस तरह से, केवल ये पूरा सर्क्यूलर होगा, इस तरह का पूरा सर्क्यूलर होगा। अब जब हमने इससे ये काटा, तो यहां से या तो इस साइड से पेंट कर सकते हैं, यही भी हुआ स्फेरिकल मिरर, या यही जो सरफेस हमने इससे काटी, इसको इस तरफ से ऐसे में बनाऊं, इसको इस जानिब पेंट कर लेंगे। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये बन गई, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये बन गई। इन दोनों मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है वो मिरर जो हिस्सा होता है एक हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास का। तो वी विल से स्फेरिकल मिरर जो होता है, ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास से काटा हुआ हिस्सा होता है, जिसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और एक साइड पेंटेड होता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा। तो यहां हमने क्या कहा, जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये एक मिरर होता है जो पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास होता है। तो हम इसको ऐड ये भी कर सकते हैं, whose one surface is reflecting and other painted। तो ये बन गया स्फेरिकल मिरर। अब हमने देखा, इसको पेंट किया ऑन द बल्जड आउटवर्ड सरफेस, यानी जो बल्जड आउटवर्ड सरफेस थी, तो उस तरफ से पेंट किया, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, दैट इज दिस वन, दैट इज इनवर्ड सरफेस जो है। अब यहां से यहां इसमें इसका अपोजिट किया, तो ये जो दो मिरर्स हमने बनाए, ये स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स बन जाते हैं। तो ये वाला जो बन जाता है, इसको हम कनकेव कहते हैं, और ये वाला जो बन जाता है, इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो स्फेरिकल मिरर्स है वो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के। एक है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स।
तो अब रहे इसके टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहला कनकेव। कनकेव मिरर किसको कहेंगे? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनवर्ड्स होगी। और कन्वेक्स किसको कहेंगे? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जड आउटवर्ड्स होगी। तो यहां आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इनवर्ड ऑफ द स्पून। जो चमचा होता है उसका जो इनवर्ड पोर्शन होता है वो कनकेव होता है। और कन्वेक्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जड आउटवर्ड्स, तो वी विल से जो स्पून का बॉटम पोर्शन होता है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर। तो ये हम पहले यहां डिफाइन कर लेंगे। तो यहां हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स। एक बन जाता है कनकेव। कनकेव का क्या याद रखोगे आप? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बेंट इनवर्ड्स। जस्ट लाइक दिस वेरी मिरर जो हमने यहां बनाया, इसकी जो सरफेस है दैट इज बेंट इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये बन जाता है कनकेव। अब ये कॉन्वेक्स, इसकी सरफेस है बल्जड आउटवर्ड्स। तो अब कुछ पॉइंट्स इनके बारे में। और अगर कनकेव मिरर पे लाइटें आ जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। ये लाइट रेज आ गई, इस पे जब पड़ गई तो रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाती है। तो एक दूसरे के नजदीक पहुंचना, तो इसको हम कहेंगे, इनको एक दूसरे के नजदीक लाया तो इसको कहते हैं कन्वर्ज करना। तो इसलिए कनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसको एक और नाम हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब यहां मैंने एग्जांपल आपको समझाई इनवर्ड ऑफ स्पून। ठीक। अब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या हमने देखा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है दैट इज बल्जड आउटवर्ड्स। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, इट इज बल्जड आउटवर्ड्स। तो इसकी क्या खासियत है? जब इस पे लाइट रेज पड़ती है, जब इस पे लाइट रेज पड़ती है तो वो एक दूसरे से दूर भागती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये लाइट रेज आ गई कन्वेक्स मिरर पे पड़ी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक दूसरे से दूर जाती है। तो इस तरह से इस मिरर को हम कहते हैं, इसका अपोजिट बन जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो पहले हम कहते थे कि प्लेन मिरर में हम पैरेलल लाइट रे को पैरेलल ही हासिल करते हैं। अब एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि जहां जिससे हमें जो लाइट रेज आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के नजदीक आनी चाहिए या एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम अब इस्तेमाल क्या कर लेंगे? स्फेरिकल मिरर्स। और उसके दो टाइप्स, कनकेव, कन्वेक्स। तो ये हुए टाइप्स। तो अब इसके साथ वाबस्ता है टर्मिनोलॉजी, इसकी इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो अब हम वो टर्म्स पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ स्फेरिकल मिरर्स के साथ वाबस्ता कुछ टर्म्स हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आप याद रखोगे ये कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इसको कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? देखिए हमने भी क्या कहा, जो स्फेरिकल मिरर होता है ये होता है पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो अब अगर मैं इस कनकेव को लूंगा तो एक्चुअल ये पूरा स्फीयर इस जैसा है। तो ये पूरा स्फीयर है। अब इस स्फीयर का भी अपना सेंटर होगा ना। तो मान लीजिए ये स्फीयर का सेंटर O है। तो अब इसी से हमने ये कनकेव मिरर हासिल किया है। तो अब जो इस स्फीयर का सेंटर था वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या समझा आपने? कि ये होता है उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से हमने स्फेरिकल मिरर हासिल किया होता है। इसी तरह से अगर इस स्फीयर को भी मैं कंप्लीट करता हूं तो इसका भी अपना सेंटर होगा। तो जो सेंटर ऑफ दिस वेरी स्फीयर, तो ये इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर इसी स्फीयर का हिस्सा होता है। तो अब यहां फिर से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये होता है सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच मिरर इज द
पार्ट, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहां हमने क्या देखा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन सा मिरर है, यहां मैंने नाम भी लिखा है आपके लिए, कौन सा मिरर है, कनकेव। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहां है, इन फ्रंट ऑफ इट, तो यू विल से इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। अब कन्वेक्स मिरर में देख लीजिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां, बिहाइंड इट। तो मिरर्स में जो पॉइंट सामने लाई करता है उसको रियल कहते हैं, और जो बिहाइंड लाई करता है उसको वर्चुअल कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल है और इसका वर्चुअल है। तो यहां हम ये पॉइंट्स लिख के रखेंगे। तो क्या हमने कहा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसका, कनकेव मिरर का, ये इन फ्रंट होता है, तो ये लिखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। तो कनकेव मिरर का इन फ्रंट होता है, तो इन फ्रंट, और ये रियल बन जाएगा, और कन्वेक्स मिरर का बिहाइंड होता है, और ये कौन सा बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। तो ये होगी पहली डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी टर्म क्या है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने से पहले मैं एक पॉइंट यहां समझाऊंगा आपको। पहले पोल, देखिए पोल का मतलब क्या है। जैसे स्फेरिकल मिरर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये इसकी सरफेस से दूर लाई करता है, फ्रंट होता है या बैक होता है, लेकिन इसकी सरफेस पे लोकेट नहीं होता है, नॉट ऑन द सरफेस, इट इज अवे फ्रॉम इट सरफेस। तो इसी तरह से यहां भी इट इज अवे फ्रॉम इट सरफेस, यानी ये अगर हम मिरर कंसीडर कर लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होगा या इसके पीछे होगा। तो अब हम पोल, क्या पोल किसको कहते हैं, पोल होता है सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी इसी के सीध में होगा, जो सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर होगा उसको हम पोल कहते हैं। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में अब ये फर्क है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है स्फीयर का, जिसका मिरर ऐसा होता है, लेकिन लाई करता है आउटसाइड द सरफेस। पोल जो होता है इट लाइज ऑन द सरफेस। तो पोल में यहां लिखूंगा, तो पोल पी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है सेंटर ऑफ मिरर लाइंग ऑन इट सरफेस, ये इसकी सरफेस पे लाई करता है। तो अब अगर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी तरह ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, तो हम जो नेक्स्ट टर्म समझने वाले हैं दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो लीनियर डिस्टेंस बन जाती है, जो लीनियर डिस्टेंस बन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक तरह से ये हुआ। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो स्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर। तो दो डेफिनेशंस आप दे सकते हैं इसके, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, या कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट। तो यहां तक ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। अब इसके बाद कुछ और टर्म्स इसके साथ वाबस्ता है। तो जैसे हम एक और टर्म डिस्कस कर लेंगे, टर्म नंबर 4। तो टर्म 4 देख लीजिए क्या हम डिस्कस कर लेंगे। इस मिरर का अगर हम देखेंगे, यहां मैं एक डायग्राम फिर से बनाऊंगा आपके लिए। ये मान लीजिए मिरर है, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर है। तो अब इसका इतना हिस्सा बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सरफेस जो बन जाती है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम कहते हैं अपर्चर, इसको कहते हैं हम अपर्चर। तो एक और टर्म जो बन जाती है दैट इज अपर्चर, टोटल reflecting surface of the mirror।
मिरर की जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम नाम देते हैं एपर्चर। तो ये हुआ एपर्चर। हाँ, इस तरह से अगर ये पोल मान लेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, तो इस तरह से अगर आप मेजर कर लेंगे तो इसको कहते हैं एंगुलर एपर्चर। ये हुआ लीनियर एपर्चर, ये हुआ एंगुलर एपर्चर। तो एपर्चर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो डायमीटर होता है एक स्फेरिकल मिरर का, वो होता है एपर्चर का मेजर। तो जो लैब्स में हम स्फेरिकल मिरर्स इस्तेमाल करते हैं उनका एपर्चर जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, वो ज्यादा नहीं होता है। तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका एपर्चर। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। 4 टर्म्स यहां तक आई। 5वीं टर्म प्रिंसिपल फोकस से पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस को समझिए। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है देख लीजिए। ये अगर कनकेव मिरर है, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हुआ पोल। अब इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसी तरह से ये अगर इसका पोल है कन्वेक्स मिरर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इससे जो लाइन हम ड्रा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी हम यहां तक ले सकते हैं क्योंकि वर्चुअल इमेजेस को यहां दिखाने के लिए इसका सहारा हमें इसके पीछे भी लेना पड़ेगा। तो ये लाइन जो हमने ड्रा की किस किस पॉइंट से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से पास हो गई, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लिखेंगे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी आप याद रखोगे। इसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मिरर पर जहां स्ट्राइक करती है तो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, इट स्ट्राइक्स द मिरर परपेंडिकुलरली। तो ये मिरर के साथ स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलरली। तो ये हुई इसकी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से क्या खासियत बन जाती है फिर इसकी, तो परपेंडिकुलरली जब स्ट्राइक कर लेगी तो जो कोई भी लाइट रे, जिसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के सीध में आती है, डायरेक्शन में आती है, तो वो इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने प्लेन मिरर में एक ऐसा पढ़ा था कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइकिंग लाइट रेज गो back along the same path because angle I is equal to angle R, and in those very cases both the angles are equal to 0. तो ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो फिर से हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले कनकेव का पढ़ेंगे और बाद में कन्वेक्स का पढ़ेंगे। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है तो वो पहले डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। ये कनकेव मिरर है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, तो ये इसका पोल पॉइंट है। तो इनसे जो स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी, that very straight line is called principal axis। इसको आप x x डैश भी नाम दे सकते हो क्योंकि ये x एक्सिस की तरह होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये हो गई डायग्राम पहले। तो अब हम अगर ऐसे कहेंगे कि लाइट रेज जो पैरेलल आ जाती है, कुछ इंसिडेंट रेज पैरेलल आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, कुछ इंसिडेंटल लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो जो ही मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, हमने इसके बारे में पढ़ा था, कनकेव मिरर के बारे में अभी पढ़ा था कि कनकेव जो है इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। दैट मीन्स लाइट रेज जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के नजदीक आ जाती है। तो ये लाइट रेज भी कन्वर्ज होके
प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही पॉइंट पे मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही पॉइंट पे मीट होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये पैरेलल होनी चाहिए। तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां तमाम पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या समझा आपने? प्रिंसिपल फोकस होता है पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां इंसिडेंटल लाइट रेज मिल जाती है, जो होती है पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये बन जाता है इसका प्रिंसिपल फोकस। तो हम ये लिखेंगे कनकेव मिरर का। अब कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिस्कस किया कि पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज होनी चाहिए पैरेलल, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ एक और पॉइंट हम ये समझेंगे, जो प्रिंसिपल फोकस होता है कनकेव मिरर का, वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह इसके सामने लाई करता है, इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये फिर से बन जाता है, जो इसका फोकस होता है वो होता है रियल। तो किस स्फेरिकल मिरर का फोकस रियल होता है? ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, किसका रियल होता है? कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। तो अब डिस्कस कर लेंगे कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का समझने के लिए पहले हम डायग्राम फिर से ड्रा करते हैं। तो देख लीजिए, कौन सा मिरर? बल्जड आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या बन जाएगा? कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? बैक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस हमें डिफाइन करना है। तो अब ये इसका पोल बन जाता है। तो अब अगर इसके पैरेलल भी लाइट रेज आ जाती है, ये मान लीजिए ये कुछ लाइट रेज आ गई विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट लाइट रेज जो थी दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरो दिखाता हूं क्योंकि इनकी डायरेक्शन इस जानिब है। तो अब जब यहां पड़ती है ये, तो कन्वेक्स के बारे में क्या कहा था? इट इज डाइवर्जिंग। तो ये लाइट रेज को एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से लाइट रेज, जब इसे रिफ्लेक्शन होती है। तो ये मान लीजिए ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे इसकी, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देख लीजिए ये एक दूसरे से दूर भागती है। तो अब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये आगे नहीं मीट हो सकती है, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे इनको मीट करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो फिर से देख लीजिए, जब भी बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे तो डॉटेड नेचर का इस्तेमाल कीजिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पे हमें लगती है कि मीट हो जाएगी, यहां एक्चुअली मीट हुई थी, दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये मीट यहां नहीं हुई क्योंकि एक दूसरे से दूर जाती है। लेकिन इनकी डायरेक्शन को देखकर जब हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये हमें लगती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पे मीट हो जाएंगी। तो ये पॉइंट जो बन जाएगा जहां रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल इंसिडेंट रेज अपीयर होती है, मीट हो जाएंगे, अपीयर होती है कि ये मीट हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब ये कहां लाई करता है? नॉट इन फ्रंट, इट लाई बैक ऑफ द मिरर। तो हम कहेंगे ये वर्चुअल है, या इट इज नॉट एक्चुअल मीटिंग ऑफ द पॉइंट्स, एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज। तो दे अपीयर टू मीट, हेंस दिस वेरी फोकस। ये फोकस जो होगा ये वर्चुअल होगा, और इसमें हमने क्या देखा था? ये रियल फोकस होगा। तो यहां लिखते हैं। तो यहां कन्वेक्स मिरर का हमने देखा, ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज अपीयर टू मीट। ये इंपॉर्टेंट है, अपीयर टू मीट, यानी दे डू नॉट एक्चुअली मीट। वो हमें लगती है कि वो इस पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये फोकस जो होता है ये वर्चुअल होता है। अब आखिरी टर्म जो है इसके बारे में आप जो याद रखेंगे, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। रिमेंबर, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो ये डिनोशन आप याद रखिएगा। तो फोकल लेंथ क्या होती है? सिंपल डिस्टेंस जो बन जाती है पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान, वो डिस्टेंस जो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ।
तो सिंपल है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। या एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखोगे बिटवीन आर एंड एफ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और फोकल लेंथ होती है, उनके दरमियान एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप ये याद रखोगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इक्वल टू होती है ट्वाइस फोकल लेंथ। ट्वाइस फोकल लेंथ, उसका मतलब क्या है, यहां मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम से कि उसका मतलब है, अगर ये स्फेरिकल मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वही से जो आर है ये इसके दुगना होता है, फोकल लेंथ के दुगना। और यू कैन सी जो प्रिंसिपल फोकस है वो लाई करता है इन बिटवीन और इन द मिडल ऑफ पी एंड सी। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है इनके बराबर बीचों बीच में होता है, दरमियान में होता है। तो ये होती है R इज इक्वल टू 2F, और यहां से आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है बाई यूजिंग द ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बन जाएगी, तो अल्टरनेट एंगल्स है ये, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो यहां से आपको ये रिलेशन R इक्वल टू 2F, तो इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इससे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, जस्ट लाइक अगर एक स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, तो आप सिंपल कहेंगे R इज इक्वल टू F, F इज इक्वल टू R/2, दैट इज इसका नेसर, तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये थी कुछ टर्म्स which are associated with the spherical mirrors. These are very important to understand the diagrams of the images formed by the spherical mirror, and next we will study the rules for obtaining the images by spherical mirrors. Thank you.